चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और आज हम लोगों की मुलाकात जो है वो एमपीपीएससी सुपर 60 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सुपर 60 बैच है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सुपर 60 बैच आप लोगों को पता है कि एग्जाम ओरिजिनल्स और टॉपर नोट्स के द्वारा एमपीपीएससी सुपर 60 बैच जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया गया है। और इस बैच में 60 दिनों में आप लोगों की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो जीरो से लेकर हीरो तक मतलब संघर्ष से लेकर सिलेक्शन तक ये पूरी की पूरी तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर करवाई जा रही है। और इसी क्लास का ओरिएंटेशन सेशन है आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब क्या होता है? तो ओरिएंटेशन में हम लोग बेसिकली आप लोगों को एग्जाम का मतलब ये है कि आप लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स से हम लोग क्या कराएंगे, रूबरू कराएंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे जो है वो चीजें आप लोगों को सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं। सारे के सारे लोग जो है, हाँ, 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे सारा का सारा सेशन। उससे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए। ठीक है, ऑल गुड। चलिए, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ओरिएंटेशन सेशन में ही मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, इस पूरे के पूरे सेशन में सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना है कि भाई हम लोग सिलेबस तो देखें कि आखिरकार हमारा सिलेबस क्या है। तो एमपीपीएससी ने जब 2020 में अपने सिलेबस को रिवाइव किया या अपने सिलेबस को जब बदला तो उसने प्रीलिम्स के सिलेबस को, आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जब एमपीपीएससी ने 2020 में अपने सिलेबस को चेंज किया और सिलेबस को चेंज करने के बाद बहुत ही अच्छे तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सिलेबस को अपना बना दिया। 10 यूनिट में पूरे के पूरे सिलेबस को जो है वो 10 यूनिट में बांट दिया। और 10 यूनिट में जब पूरे के पूरे सिलेबस को बांटा है तो इस 10 यूनिट में सिलेबस को बांटने पर जो पहली यूनिट अब हम लोगों को यहां पर देखना है भाई कि कौन सी यूनिट जो है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहली यूनिट क्या कहती है आप लोगों से? पहली यूनिट आप लोगों से कहती है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मतलब ये यूनिट जो है ना, ये एमपीजीके को डेडिकेटेड है। हाँ, एमपीजीके या मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान को डेडिकेटेड है, एमपीजीके को डेडिकेटेड है। तो पहली यूनिट में मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की संस्कृति मतलब मध्य प्रदेश का कल्चर और मध्य प्रदेश के साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में हम लोगों को, मध्य प्रदेश के लिटरेचर के बारे में इस पूरी की पूरी यूनिट में हम लोगों को पढ़ना होता है। और इन टॉपिक के भी सब टॉपिक यहां पर दिए हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के बारे में सोचा है तो इतना मैं मानकर चलता हूं कि एटलीस्ट आप लोगों के पास एक सिलेबस जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आप लोगों की टेबल पर रखा होता है, जो कि हर एस्पिरेंट के पास होता है। अगर आप लोगों के पास सिलेबस भी नहीं है ना, तो ये मान के चलिए कि आप लोग अभी एमपीपीएससी में पहली सीढ़ी, क्या मैं तो कह रहा हूं, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि जो भी स्टूडेंट अगर एमपीपीएससी की तैयारी के बारे में सोचता है तो उसके पास एटलीस्ट सिलेबस होता है। तो ये पहली यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, ये एमपीजीके को डेडिकेटेड है। दूसरी यूनिट जो है वो संपूर्ण भारत का इतिहास मतलब भारत के इतिहास के बारे में है। और भारत के इतिहास में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी होती है? तो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास। इसका मतलब यह है सर कि इस इतिहास में ये जो सेकंड यूनिट है ना, ये हिस्ट्री को डेडिकेटेड है। और इसमें हम लोगों की तीनों हिस्ट्री आ गई। हम लोगों की एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों की तीनों हिस्ट्री जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो सेकंड यूनिट आप लोगों की ये है। थर्ड यूनिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो थर्ड यूनिट में दोस्तों मध्य प्रदेश का भूगोल, मतलब फिर से एमपीजीके को डेडिकेटेड ये यूनिट आप लोग समझिएगा, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो निकालेंगे। ठीक है, एमपीजीके को डेडिकेटेड है ये यूनिट। तो एमपीजीके को डेडिकेटेड है, इसका मतलब है कि एमपी की जियोग्राफी इस यूनिट में हम लोगों को पढ़नी है। और एमपी की जियोग्राफी पढ़नी है मतलब 2 यूनिट हो गई, एक पहली यूनिट और ये थर्ड यूनिट जो है ये भी एमपी को डेडिकेटेड है। फिर
फोर्थ यूनिट जो है वो जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी के कुछ टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी आप लोगों को यहां पर पढ़नी है। तो फोर्थ यूनिट जो है वो वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी को डेडिकेटेड है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिफ्थ यूनिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फिफ्थ यूनिट जो है वो पॉलिटी और इकोनॉमी को डेडिकेटेड है। पॉलिटी, वो भी कहां की पॉलिटी, तो यहां पर बोला है राज्य, राज्य का मतलब है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां पर बोला है राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब राज्य की इकोनॉमी मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। तो ये फिर से जो पांचवी यूनिट है, ये भी पूरी की पूरी पांचवी यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है, या मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डेडिकेटेड है भाई। हाँ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डेडिकेटेड है, ये आप लोगों को देखना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो ये 3 यूनिट हो गई हम लोगों की। गुड आफ्टरनून विप्रा गर्ग जी, ठीक है, तो ये हम लोगों की चीजें हो गई। आगे अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो छठवीं यूनिट जो है हम लोगों की, छठवीं यूनिट हम लोगों को भारत के संदर्भ में भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए कहता है, पॉलिटी पढ़ने के लिए कहता है, और भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए कहता है। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो प्री में कहता है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को प्रीलिम्स में कवर करके जाना है, और इन्हीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे अगर मैं 7th यूनिट की बात करूं तो विज्ञान और पर्यावरण को डेडिकेटेड है। विज्ञान का मतलब है कि साइंस से रिलेटेड हम लोग जो भी पढ़ते हैं 12वीं तक, 10वीं 12वीं तक जो भी चीजें पढ़ते हैं उन चीजों को डेडिकेटेड है। और यहाँ पर टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के लिखे हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा सारी चीजें भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष और पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना, ये सारे के सारे टॉपिक जो है इस 7th यूनिट में आते हैं। तो ये हो गई आप लोगों की साइंस वाली यूनिट, 7th यूनिट। 8th यूनिट की बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो 8th यूनिट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्यों, क्योंकि करंट अफेयर है भाई, क्योंकि करंट अफेयर है। हाँ, जिससे आप लोगों को डर लगता है यह है करंट अफेयर। और करंट अफेयर में भी देखो, सबसे पहले हम लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। अगर एमपीपीएससी की माने तो एमपीपीएससी कहता है कि भाई करंट अफेयर में आप लोगों को पूरे वर्ष में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनके बारे में पढ़ना है, महत्वपूर्ण जो स्थान है उनके बारे में पढ़ना है, और महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर करंट अफेयर के बाद ये वाली जो आखिरी लाइन है ना, ये है स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड। मतलब ये आखिरी लाइन कहती है कि भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को विश्व स्तर का भी पढ़ना है, विश्व स्तर का भी पढ़ना है। हम लोगों को विश्व को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हालांकि इसने लिखा नहीं है, लेकिन हम लोगों को विश्व के भी स्पोर्ट्स को देखना है। तो इस तरह से ये 8वीं यूनिट कंप्लीट होती है। आगे की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो 9th यूनिट जो है ना दोस्तों, 9th यूनिट जो है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट है, संचार आईसीटी से रिलेटेड यूनिट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिट है। और उसमें ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ई कॉमर्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को 9th यूनिट में पढ़ना है, तो आईसीटी हम लोग इसको बोल देते हैं। अगली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 10वीं यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ कमीशंस, इसमें कुछ हम लोगों को संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। और संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं क्या होती है, जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो इस तरह से 10 यूनिटों में बांट दिया गया। और प्रीलिम्स का सिलेबस अगर इस तरह से 10 यूनिटों में बांट दिया गया है तो आप लोगों को बेसिक ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, बेसिक अगर आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग देखें तो यूनिट कितनी है, यूनिट भी सर 10 है, यूनिट भी 10 है। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या हम प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन को मान सकते हैं? तो हाँ भाई, हम लोग प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन को मान सकते हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हम लोग प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन को मान सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब सारी यूनिट को हम लोगों को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, हर यूनिट को। लेकिन
कुछ कुछ चीजें हैं जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हाँ, आने वाले 10 मिनट में सारी की सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, ये देखो, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि एमपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ ही गया है और 17 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। काफी कम समय आप लोगों के पास बचा है, तो जरूरी यह है कि आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो तैयारी करनी है। सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोगों को देखना होगा सबसे पहले, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रीलिम्स में जो है वो दो पेपर होते हैं, मतलब 17 दिसंबर को आप लोगों के दो एग्जाम होंगे। 17 दिसंबर को आप लोगों के दो एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम जो होगा इसमें उसे बोलते हैं जीएस पेपर 1, और जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 1। इस जीएस पेपर 1 में जो है ना वो कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मार्क, हाँ एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है तो 200, हाँ 200 जो है वो मार्क्स हो जाएंगे, हाँ 200 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड पेपर जो है वो जीएस पेपर 2, जो कि आप लोग जिस नाम से जानते हैं वो होता है सी सेट के नाम से हम इसे जानते हैं। और सी सेट जो है इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल जो है वो 200 मार्क्स के हो जाते हैं ये। हाँ, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करें ना, तो सिविल सर्विसेज वालों के लिए ये वाला जो पेपर होता है वो मात्र क्वालिफाइंग होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 35% जो क्वेश्चन है वो सही करने होते हैं। सिर्फ 100 में से 35 क्वेश्चन इसमें सही करने होते हैं, और 35 में से सही क्वेश्चन 100 में से 35 क्वेश्चन सही करने पर आप लोग जो है वो क्वालिफाई हो जाते हो। ये वाला पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो सिविल सर्विसेज के लिए सी सेट जो होता है ना, सी सेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कि इसको बस सिर्फ आप लोगों को 35 से ज्यादा लेकर आना है, ग्रेटर देन 35% जो है वो सी सेट में लाना है। और जीएस पेपर 1 में जितना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, उतना अच्छा आप लोगों का प्रीलिम्स निकलने की संभावनाएं बनती है। लेकिन फॉरेस्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फॉरेस्ट में दोनों को मिलाकर का मतलब यह है कि जीएस पेपर फर्स्ट प्लस सी सेट जो सेकंड वाला पेपर है, इन दोनों पेपरों को मिलाकर कट ऑफ बनती है। इन दोनों के बराबर नंबर जुड़ते हैं और उसके बाद जो नंबर आते हैं उससे कट ऑफ निकाली जाती है। ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज में सी सेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट पेपर है। लेकिन सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 1 हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सी सेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 35 क्वेश्चन हम लोगों को सही करना है। और नॉर्मली जितने भी बच्चे होते हैं ना वो सारे के सारे जो है वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। सुकृति जी, गुड आफ्टरनून सुकृति जी, स्वागत है आपका एग्जाम ओरिजिनल पर, आप सभी का। शिल्पी झा जी का भी स्वागत है। ठीक है, सभी का स्वागत है भाई। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज के लिए हम लोगों के लिए सी सेट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आसानी से आप लोग 35-40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं बिना पढ़े का मतलब है बिना पढ़े। आज उठाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाकर देख लेना, आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, लगभग 10 वर्षों के पेपर को जब सॉल्व किया देखा गया ना, लगभग पिछले 10 सालों के एग्जाम के पेपरों को जब देखा गया ना, और जब देखा गया और उनको जब हम लोगों ने सारी की सारी टीम जो है वो बैठी और सारे के सारे टॉपर्स जो बैठे और सारे के सारे टॉपर्स जितने भी लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने जब पूरे के पूरे पेपर को एनालिसिस किया तो हम लोगों ने जो एनालिसिस निकाला है ना, वो एनालिसिस ये है कि हम लोगों को हर बार पेपर में एमपी से रिलेटेड, एमपी जीके का मतलब मैं यहां पर यह मानता हूं कि एमपी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया, एमपी की हिस्ट्री, एमपी का करंट अफेयर, एमपी का स्पोर्ट्स, एमपी की जियोग्राफी, एमपी की इकोनॉमी, एमपी की पॉलिटी, एमपी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न आया है ना तो उसको हम लोग एमपी में काउंट करते हैं, एमपी जीके में काउंट करते हैं। और एमपी
के मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन में हम लोग काउंट करते हैं, और हर बार हमने पाया कि लगभग 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 40 क्वेश्चन, 40 के आसपास, +-2 +-3 हम लोग कर सकते हैं, +-2, ठीक है। 40 +-2 मतलब 38 to 42, मतलब ये मान के चलो कि लगभग 40 क्वेश्चन जो है ना, लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो हर बार एमपी से ही आते हैं, हर बार एमपी से ही आते हैं। हिस्ट्री की हम लोगों ने देखा तो 5 +-2 आप कर सकते हो, कभी कभी 3 आए हैं, कभी कभी हम लोगों ने देखा भाई कि कभी कभी 7-8 भी आए हैं। तो जो बेसिक नंबर निकलकर हम लोगों के पास सामने आया कि हिस्ट्री में 5 +-2, 5 से 2 ज्यादा मतलब 7 भी हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी आए हैं, इसके बीच में ही रेंज रहने वाली है। जियोग्राफी का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग लगभग 8 से 12 क्वेश्चन, 8 से 12, 8 +-2 आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जियोग्राफी, ये मैं इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर रहा हूं, एमपी की जियोग्राफी तो हम लोगों ने यहां पर काउंट कर ली, ठीक है। तो जियोग्राफी से रिलेटेड लगभग 8, कभी 10, कभी 6, कभी 5 ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर बार आते हैं। लास्ट टाइम की पॉलिटी की बात करूं ना, तो लास्ट टाइम में पॉलिटी और कमीशंस को मिलाकर लगभग 17 क्वेश्चन आए थे। तो पॉलिटी से हर साल 5 +-2 आप कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी से, हाँ, ये आप कर सकते हो, ठीक है, 5 +-2। इकोनॉमी से हमेशा 2-3 क्वेश्चन जो है वो रहते ही है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से रहते हैं। तो बहुत कम हम लोगों को पढ़ना होता है क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है, ठीक है। कमीशंस की बात करूं तो कमीशंस से हर बार अगर आप लोग देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को हर बार देखने के लिए मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को हर बार देखने के लिए मिलेंगे। +-2 कर लो, इसको +-2 कर लो भाई, ठीक है, 8 +-2 कर लो। आईसीटी से आप लोगों को 6 +-2 आप लोगों को कर लेना है, 6 +-2 आप लोगों को कर लेना है। साइंस एंड टेक से आप लोगों को हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन 6 +-2 आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा एनालिसिस निकाला है। और करंट अफेयर तो भाई साहब आप देखो ही, लगभग 10 +-2 आप लोग हमेशा देखोगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, 10 +-2 ये। अब बच्चा क्या करता है पता है आप लोगों को? बच्चा क्या करता है, बच्चा स्टार्ट करता है हिस्ट्री से, उसके 90 दिन हिस्ट्री पढ़ने में ही गुजर जाता है। बच्चा स्टार्ट करता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में, इकोनॉमी रमेश सिंह खरीद के ले आएगा, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ने में। भाई तो आप वेटेज तो देखो, चलो पूरी हिस्ट्री भी पढ़ ली, पूरी जियोग्राफी भी पढ़ ली, पूरी पॉलिटी पढ़ ली, पूरी इकोनॉमी पढ़ ली, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 17, 7 क्वेश्चन पॉलिटी के कितने हो गए 24, और 3 क्वेश्चन इसके मान लो 27, टोटल 27 क्वेश्चन हो रहे हैं कुल मिलाकर। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कमीशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन पूरे बड़े बड़े सब्जेक्टों को भी अगर मैं मिला दूं ना तो 30 क्वेश्चन, बड़ा अगर भी आप ले लो, मैंने चलो ठीक है और भी क्वेश्चन आ गए तो भी 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने। क्या 30 क्वेश्चन में आप लोगों को प्रीलिम्स निकलने वाला है? क्या 30 क्वेश्चन में प्रीलिम्स निकाल लोगे? भाई नहीं निकाल सकते। हम लोग मैक्सिमम जो टाइम है हम लोग इसी के ऊपर देते हैं। तो हम लोगों को अपनी रणनीति जो है वो बदलना होगा। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि भाई एमपीजीके का वेटेज जो है वो 40% से ज्यादा है, 40% से ज्यादा है भाई। तो लगभग 40 से 45 नंबर आप लोगों को एमपीजीके देकर जाना है। तो एमपीजीके पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये हम लोगों की क्लासेस में भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई एमपीजीके के ऊपर बच्चे के बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। तो ये चीजें हो गई है। ये मैं आप लोगों को भी पढ़ने की रणनीति बता दिया हूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि, बस 2 मिनट में, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग जब भी बैठो ना पढ़ने के लिए तो आप लोग देखो कि मैं किस चीज को पढ़ रहा हूं, उसका कितना वेटेज है और मैं उसको कितना समय दे रहा हूं। जिससे जितने नंबर के का फायदा आप लोगों का होने वाला है, उस सब्जेक्ट को उतना ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना है। अगर एमपीजीके आप लोगों को 40 क्वेश्चन देकर जाता है तो भाई अपनी पूरी पढ़ाई का 40% टाइम एमपीजीके को दो ना। आप हिस्ट्री और जियोग्राफी को क्यों दे रहे हो? मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी को क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप लोगों को समझना है। मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा बड़े आराम से, बहुत ज्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन ये एक छोटी सी चीज मुझे आप लोगों को तैयारी शुरू करने से पहले आप लोगों को मुझे बतानी थी। ठीक है, तो देख लो भाई कि कहां से कितना क्या कैसा क्या वेटेज है, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। फिर क्लासेस आप लोगों की तुरंत इसके बाद जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ऐश्वर्या मैम की क्लास होगी, देन सुमित मंगल सर की क्लास होगी, देन उसके बाद मेरी क्लास फिर से आप लोगों के लिए होगी। तो
एमपीजी के हम लोग वहां पर स्टार्ट करेंगे। मैं बस ओरिएंटेशन सेशन लेने के लिए आया था, आप लोगों को थोड़ा सा एमपीपीएससी के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में बताने के लिए आया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात करूंगा अभी कुछ समय के बाद, 2 लेक्चर के बाद फिर से मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा और नए टॉपिक के साथ हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। पूरी तरह से तैयारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए, एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करूंगा, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम ओरिजिनल्स का सुपर 60 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सुपर 60 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 60 दिनों में आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।